हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि सब बेहतर स्थिति में होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिस दिन बीएसटीसी एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकले थे उस दिन मैंने आपसे एक वायदा किया था कि 7 बीएसटीसी के टेस्ट सीरीज़ के पेपर लेऊंगा बिल्कुल निःशुल्क ऑफलाइन मोड पर। और साथ में ये भी वादा किया था कि ऑफलाइन मोड के जो पेपर होंगे उनका ऑनलाइन मोड पर सॉल्यूशन करवाऊंगा, ताकि यूट्यूब से और इंटरनेट से जुड़े हुए जो विद्यार्थी जिन तक मैं ऑफलाइन तरीके से नहीं पहुंच पाता हूं, उन तक मैं ऑनलाइन मोड तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सारे मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन है वो ऑनलाइन मोड पर भी करवाया जाएगा। और इसी कड़ी में आज भाग 1 लेकर के मैं हाजिर हूँ, बीएसटीसी डीएलईडी पेपर अभ्यास नंबर 1 विद सुभाष नंद चौधरी, जिसमें 200 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में से 100 प्रश्नों का वीडियो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। अगले 101 से 200 नंबर के प्रश्न होंगे, उनका वीडियो मैं कल आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला वीडियो अपना बीएसटीसी का, जिसमें 100 पेपरों का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। तो पहला प्रश्न है रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला को पूरा करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 श्रृंखलाएं हैं। ये जो 4, 6, 12, 14, 28, 30 है, इसमें 2 श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला कौन सी चल रही है? 4, 12 और 28। ठीक है। दूसरी श्रृंखला कौन सी चल रही है? 6, 14 और 30। ठीक है, ये 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं। तो 28 वाली श्रृंखला का अगला पद कौन सा है? देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों ही श्रृंखलाओं में आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। +8, +16, +32 इस प्रकार का पैटर्न है वो फॉलो किया जा रहा है। तो इस श्रृंखला में 28 के बाद का अगला पद क्या होगा? 28 + 32 = 60। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर क्या आया? पहले प्रश्न का उत्तर आया है 60। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है और वो गलत पद कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। देखो, पूरी श्रृंखला दी गई है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777। इस श्रृंखला को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस श्रृंखला में कौन सा रूल, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। इस श्रृंखला में प्रत्येक पद को गुणा 2 + 1 और उसके अगले पद को गुणा 3 + 1, और सेम ये पैटर्न आगे फॉलो किया जा रहा है। तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पहले 1 को 2 से गुणा किया, +1 जोड़ा 3 आया। फिर 3 को 3 से गुणा किया, +1 जोड़ा 10 आया। फिर 10 को 2 से गुणा किया, +1 जोड़ा 21 आया। फिर 21 को 3 से गुणा किया, +1 जोड़ा 64 आया। तो अगला पद होगा 64 दूनी 128 + 1 129। यहाँ तक सही है। लेकिन 129 को अब क्या करना होगा? 129 को 3 से गुणा करना होगा। क्या आएंगे? 387, +1 जोड़ेंगे तो 388। यानी अगला पद आना चाहिए था 388, लेकिन यहाँ पर क्या है? 356। इसलिए ये पद क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? 3 नंबर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को क्या लिखा जा रहा है? PQYUR लिखा जाता है, उसी भाषा में स्लोपी को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए इस पद को। इस पद को देखने पर आपको ये पता लगेगा कि इस पद में एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है, R को P से देखने पे पता चलता है आपको -2, फिर O को Q से देखने पे आपको पता चलता है +2। यानी एक बार -2, दूसरी बार +2, एक बार -2, दूसरी बार +2। इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो इसी भाषा में यदि देखेंगे तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा? भाई S में से -2 करेंगे क्या आएगा? Q, L को +2 करेंगे क्या आएगा? N, O को -2 करेंगे क्या आएगा? M, P को +2 क्या करेंगे? R आएगा। P को -2 करेंगे तो N आएगा, और Y को +2 करेंगे तो A आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर QNMRNA। ठीक है। इसके बाद में हम चौथा प्रश्न लेते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अर्थ को क्या लिखा जा रहा है? QPMZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, अर्थ और हर्ट को ध्यान से देखिए। दोनों ही पदों में सेम अक्षरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेम वर्ण है। दोनों ही पदों में क्या? सेम वर्ण है। तो ये प्रत्यक्ष कोडिंग का प्रश्न है। और प्रत्यक्ष कोडिंग का प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? ई को यहाँ पे S लिखा जा रहा है, ए को यहाँ पे ई को यहाँ पे Q लिखा जा रहा है, ए को यहाँ पे P लिखा जा रहा है,
आर को एम लिखा जा रहा है, टी को जेड और एच को एस, तो हर्ट को क्या लिखा जाएगा? हर्ट को देखो क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हर्ट को लिखा जाएगा, एच को क्या आ जाएगा? एच की जगह एस आ जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा? ई की जगह क्यू आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह पी आ जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर की जगह पे एम आ जाएगा। एस क्यू पी एम जेड कौन से प्रश्न में आ रहा है? 4 नंबर में, 4 नंबर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? 4। इसी प्रकार आगे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मशीन को गुनी 7 9 14 15 20 11 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला में उस शब्द के स्थान को, जैसे ए है, ए 1 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, तो उसमें +6 जोड़ा जा रहा है, यानी उस स्थान में क्या जोड़ा जा रहा है? +6 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? डेंजर, डेंजर 4 नंबर पर है। डेंजर कितने नंबर पे है? 4 पे। +6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। +6 जोड़ेंगे तो 10। इसी प्रकार ए 1 नंबर पे है, +6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो ये सीरीज आएगी इसमें 10 7 20 13 11 24, यानी इसमें जो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में जिसका जो स्थान है उसमें +6 जोड़ करके, कितना? +6 जोड़ करके आंसर को किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 10 7 20 13 11 24 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 15 729 को AEGBI 2346 को BCDF लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 23549 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा, इसको सेम अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लिखा गया है। ए के लिए 1 है, तो बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है, ई के लिए 5 है, एफ के लिए 6 है। तो 2 में क्या आएगा? 2 की जगह बी आएगा, 3 की जगह सी आएगा। तो बी सी कहाँ से शुरू हो रहा है? ये BCEDI। 5 की जगह ई आएगा, 4 की जगह डी आएगा, आई 9वें नंबर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, एक कोड भाषा में स्काई, RPS, ट्राई, इनको नाइस संडे मॉर्निंग लिखा जा रहा है, ठीक है। इसको एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग लिखा जा रहा है और इसको नाइस मार्केट प्लेस लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिए, स्काई, RPS, ट्री, RI को इसमें नाइस संडे मॉर्निंग है, अगले में TH है, STI है, RPS। इनमें पहले में और दूसरे में कॉमन कौन सा है? कॉमन RPS है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? मॉर्निंग। तो RPS का मॉर्निंग आएगा। इसी प्रकार तीसरे में जब चलते हैं तो SKI है, और पहले में भी SKI है, और कॉमन में क्या आ रहा है? कॉमन में नाइस आ रहा है, तो नाइस आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? TRI की जगह क्या आ जाएगा? संडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? संडे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, प्रश्न में कमल की माँ की इकलौती बेटी क्या हुई? कमल की बहन हुई। क्या हुई? कमल की क्या हुई? बहन। तो कमल की बहन हुई, तो रवि की माँ कमल की बहन, अतः कमल क्या लगेगा? कमल रवि के मामा। कमल क्या होगा? मामा होगा, किसका? रवि का, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, मामा। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, इसमें A B का बेटा है, C B की बहन है। तो इसको देखो, ध्यान से देखो, किसका बेटा है? B का। कौन? A हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है? C B की बहन है। B की बहन कौन हो गई? C। और इसके बाद में अगली बात में क्या कह रहा है? का एक बेटा D है। किसका? C B की बहन है, का एक बेटा D है। तो बेटा कौन हो गया? C का? D, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? इसके बाद में कह रहा है F D के मामा है, और F D का मामा है, इसका मतलब C का क्या हुआ? भाई हुआ। C का F क्या हुआ? भाई हुआ। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न है
ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए डी का क्या हुआ? ए डी का हो गया मौसेरा भाई। क्या हो गया? मौसेरा भाई। इसी प्रकार क्या है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ई एफ की क्या हुई? भांजी। ई एफ की क्या हुई? भांजी, क्योंकि इसकी एक बेटी थी ना, सी की एक बेटी थी ई। तो इस प्रकार ई एफ की क्या हुई? भांजी, क्योंकि सी का भाई कौन है? एफ। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर और पहले का उत्तर होगा 2 नंबर। इस प्रकार ए डी से किस प्रकार संबंधित है? मौसेरा भाई। और ई एफ से किस प्रकार से संबंधित है? भांजी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को व्यवस्थित क्रम में करने पर इसका सही क्रम क्या होगा? देखो अल्फाबेटिकली क्रम है, ये पूरी तरह से क्या है? अल्फाबेटिक क्रम है। और ध्यान से देखने पर क्या पता चलेगा आपको? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? BAFFLE, बैफल, फिर बैंडिट आएगा, फिर ब्राइट आएगा और फिर ब्रुक आएगा। कौन सा क्रम होगा इसमें? इसमें क्रम होगा सबसे पहले बैफल यानी 3 नंबर, फिर बैंडिट यानी 2 नंबर, 3 2 4 1। ठीक है, ये क्रम होगा। इससे अगला वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुक्रम को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। देखिए, ये एक पूरी सीरीज है और प्रश्न यह है कि उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या होनी चाहिए और तुरंत पहले क्या होना चाहिए? स्वर। ऐसे कितने व्यंजन हैं, तुरंत बाद क्या होनी चाहिए? संख्या, और पहले क्या होना चाहिए? स्वर। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, एक तो यहाँ आ रहा है के, जिसके तुरंत बाद क्या है? एक संख्या और तुरंत पहले एक स्वर है ए। उसके बाद में यहाँ पे एन आ रहा है, जिसके तुरंत बाद एक संख्या 4 है और तुरंत पहले क्या है? एक स्वर। तो इस प्रकार से 2 ही ऐसे व्यंजन हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या है और तुरंत पहले एक स्वर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 नंबर में? 2। इसी प्रकार उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक चिन्ह है और तुरंत बाद क्या है? एक व्यंजन है। तुरंत बाद क्या है? एक व्यंजन है। तो आपको ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर देखने हैं। प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है और तुरंत बाद क्या है? एक व्यंजन है। तो स्वर को देखिए, ई, तुरंत पहले एक प्रतीक नहीं है, इसके बाद में ए नहीं है, इसके बाद में यू। देखिए इसमें यू में तुरंत बाद में क्या है? एक व्यंजन है और पहले क्या है? एक प्रतीक है। पहले एक प्रतीक है। इसके अलावा ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई स्वर नज़र नहीं आ रहा है जिसके तुरंत पहले एक प्रतीक हो, तुरंत बाद एक व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। सही उत्तर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 मौजूद हैं जो अपने से तुरंत पहले और आने वाली संख्या और तुरंत बाद आने वाली संख्या से विभाजित होते हैं? कितने ऐसे 8 हैं? कितने ऐसे 8 हैं जो अपने से तुरंत पहले आने वाली संख्या से और तुरंत बाद आने वाली संख्या से विभाजित होते हैं? तो पहला 8 नहीं है, दूसरा 8 नहीं है, तीसरा 8 है, यहाँ पे ये है एक तो, फिर नहीं है, एक ये है। तो ऐसे 2 8 हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से चौथे स्थान पर है। ए और बी के बीच 3 लड़के हैं। सी ए के तुरंत बाद बाईं ओर है और सी का दाईं ओर से स्थान क्या? तो ये रैंकिंग टेस्ट है, क्रम परीक्षण है। और आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि क्रम परीक्षण में यदि आप देखेंगे तो एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल प्लस 1 होगा, यानी कुल बराबर हो जाएगा एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से स्थान हो जाएगा। इसलिए यदि आप देखेंगे ए बाईं ओर से कितना है? 15वें स्थान पे,
ए बाईं ओर से है 15वें स्थान पे, ठीक है। और बी के लिए क्या कर रहा है, बी दाएं से क्या है, चौथे स्थान पे है। और इनके बीच में कितने बता रहा है, 3। तो 15, 3 18 और 4 22 हो गए। कितने हो गए टोटल, 22 हो गए। अब क्या कह रहा है, सी का बाएं से स्थान कितना है। देखिए प्रश्न में ये बता रहा है कि सी ए के तुरंत बाद बाईं ओर है, तो यहाँ पे हुआ, यानी सी का स्थान क्या हो गया, 14वां। सी का स्थान क्या हो गया, 14वां। तो बाएं से जब सी का स्थान कितना है, बाएं से सी का स्थान 14 है और कुल 22 हैं, तो क्या करेंगे, 22 माइनस 14 कितने बचे, 8 प्लस 1, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा, 9। सही उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर क्या है, लुप्त हैं, जो दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। देखिए इसमें 3 3 6 3 9 और 6 ऑप्शन में है 15, यानी 5 की एक सीरीज बन सकती है। और ध्यान से देखिए इसमें सीरीज बन रही है ए बी एन सी बी। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या आएगा, बी, फिर एन के बाद में क्या आएगा, एन के बाद में क्या आएगा, सी। तो बी सी, फिर बी के बाद में क्या आएगा, ए बी एन सी बी। तो ये चौथे नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा, चौथे नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सादृश्यता वाला प्रश्न है। शेर हिरण, भाई शेर किसको खाता है, शेर खाता है हिरण को, तो नेवला किसको खाएगा, सांप को। सादृश्यता वाला प्रश्न है, यानी ऐसे प्रश्नों में दोनों युग्मों में एक जैसा संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, देखिए सादृश्यता युग्म से रिलेटेड है। अंधेरा, अंधेरे को कौन मिटाता है, दीपक। तो ऐसा युग्म इन ऑप्शन में से किस में नजर आ रहा है आपको, थकान। थकान को व्यायाम थोड़ी मिटाता है, नहीं, और ज़्यादा थकान हो जाती है इससे। तो चिकित्सा को बीमारी मिटाती है क्या, नहीं। अध्ययन को कक्षा, नहीं। प्यास को पानी, यानी प्यास जब लगती है तो वो किससे मिटती है, पानी से। तो इसका सही उत्तर हो गया प्यास और पानी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द का चयन करना है जो समूह के अन्य शब्दों से थोड़ी बहुत कम समानता रखता हो। ध्यान से देखिए, इसमें जेब्रा, शेर, टाइगर और घोड़ा है। बाकी 3 क्या हैं, जेब्रा, शेर और टाइगर क्या है, जंगली जानवर, और घोड़ा क्या है, पालतू। तो इसका सही उत्तर घोड़ा हो गया। प्रश्न नंबर 20 है, शब्दों के विषम जोड़े को चुनना है। देखो 4 प्रकार के युग्म, 4 युग्म दिए गए हैं। एक विषम है, गाय, इसका बछड़ा हो गया, गाय का बेटा बछड़ा, शेर का शावक, कीट का लार्वा, कुत्ता कुतिया। ये क्या है, युगल है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो गया। इसके बाद में प्रश्न 21 से 22, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें। ये भी एक तरीके से क्रम परीक्षण वाला प्रश्न है। ए बी सी डी ई और एफ हैं, ए बी सी डी ई और एफ। प्रश्न में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ऐसे बैठे हैं इसके ऊपर, ठीक है। सी ए और ई के क्या है, बीच में है, तो सी यहाँ बैठा देते हैं। किसके बीच में है, ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में है। इसके बाद में प्रश्न में क्या कह रहा है, डी अंत में नहीं है, डी अंत में नहीं है। तो एक बार रोकते हैं इसको। बी ई के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है, तो इसका मतलब बी कहाँ बैठेगा, यहाँ। एफ दाएं से अंत में नहीं है, इधर से अंत में एफ नहीं है, इसका मतलब एफ बाएं से अंत में हो सकता है, और डी तो अंत में है ही नहीं, तो डी को यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार का ये बनता है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है, देखिए प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा डी के एक तरफ बैठा है। डी के एक तरफ देखो ए सी ई बी बैठे हैं, तो एफ बी, एफ तो इधर है, एफ सी एफ ई। तो इनमें केवल एक ऑप्शन है ए और सी, ए और सी क्या है, इधर बैठा है, तो सही उत्तर ए सी हो गया। इसी प्रकार सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, सी के ठीक बाएं तरफ देखिए ए बैठा है। कौन सा बैठा है,
ए। तो इसका उत्तर ए हो गया और 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 4 नंबर AC। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सोनू 10 मीटर सामने की ओर, फिर 10 मीटर दाईं ओर चलती है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ती हुई क्रम से 5, 15 और 15 मीटर चलती है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी पूछ जा रही है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए सोनू यहाँ है, 10 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद किधर मुड़ी, दाईं ओर। दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। कितनी चली, 10 मीटर। 10 मीटर। उसके बाद में हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ती यानी एंटी क्लॉक मुड़ती हुई, पहले मुड़ती है 5 किलोमीटर, 5, फिर 15, 15 और फिर 15। देखिए, ये 15 हो गया, ये भी 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ तक 10 था तो ये कितना बच गया, 5। कितना बच गया, 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। यानी इन प्रश्नों में एक बात ध्यान में रखिएगा, दिशा परीक्षण में आपको बता दूं, दिशा परीक्षण में ये जैसे देखो एन है, ये एस है, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमेशा 2 बातें ध्यान में रखिएगा, दक्षिणावर्त चलने को कहा जाता है या क्लॉकवाइज चलने को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, दायां मुड़ने को कहा जा रहा है। तो दायां मुड़ने को कहा जा रहा है, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज चलिए। क्या चलिए, क्लॉकवाइज। और आपको बायां या वामावर्त मोड़ने को कहा जा रहा है, इसका मतलब आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दायां और ये बायां। अगला प्रश्न कौन सा है, दिशा वाला है। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं। देखिए, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, यहाँ है, उत्तर दिशा में जाते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, क्लॉकवाइज मुड़िए। पुनः दाएं का कहा जा रहा है, फिर क्लॉकवाइज मुड़िए। फिर बाईं ओर मुड़ने को कहा जा रहा है, तो एंटी क्लॉक मुड़ जाइए। ठीक है, तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए, उत्तर दिशा में, यहाँ पे ऐश हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में चल रहा है यानी पूर्व दिशा में चल रहा है। आप किस दिशा में चल रहे हो, पूर्व दिशा में चल रहे हो। तो आप किस दिशा में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस है। ध्यान से देखिए क्या है इसमें, 175। 175 के बाद में माइनस आ रहा है, माइनस का अर्थ क्या है भाई, भाग है। माइनस का अर्थ भाग है, 25। इसके बाद में भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, 25 प्लस 5। इसके बाद में प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, यानी 20। इसके बाद में गुणा आ रहा है, गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ माइनस है, तो -3। प्लस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 10। देखिए, बोडोमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग को हल किया जाता है। तो 175 में 25 का भाग देंगे, 7 आएगा। ठीक है, 7 + 5। फिर गुणे को हल करेंगे, तो 20 पंजो 100, 20 पंजो 100। तो यहाँ पे 5 और 20 को 100, ठीक है, -3 × 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस को, तो 107 - 30 कितना उत्तर आया, 107 - 30 उत्तर आया 77। ठीक है, अगला प्रश्न, सार्थक क्रम पूछा जा रहा है, शब्दों का सार्थक क्रम पूछा जा रहा है। देखिए, आप भी जानते हैं सबसे छोटा है सदस्य, सबसे छोटा सदस्य, सदस्यों से क्या बनता है, परिवार बनता है, और परिवार से क्या बनता है, समुदाय बनता है, समुदाय से इलाका और फिर देश। तो इसमें सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 5 कौन से में है,
ऑप्शन नंबर 2 में। अगला है पुलिस, सजा, अपराध, न्याय, निर्णय। सबसे पहले क्या होता है भाई? सबसे पहले अपराध होता है, फिर पुलिस आती है, फिर न्याय, फिर निर्णय, फिर सजा होती है। तो इसको कर लीजिएगा 3, 1, 4, 5, 2। कौन से में है ये? ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ये 27 प्रश्न होने के बाद में 28वां जो प्रश्न है वो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद में 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको उन दोनों कथनों को सत्य मानना है। भाई कथन चाहे कुछ भी कहो, आपको उसको क्या मानना है? सत्य मानना है। और चाहे वह सामान्य जानकारी के अनुसार आपको गलत लगे तो भी क्या मानना है? सत्य मानना है। आप दोनों निष्कर्षों को पढ़ें और चयन करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए दोनों कथनों के अनुसार तार्किक रूप से सही है। 1 यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता हो, 2 यदि केवल सेकंड, 3 में न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलता हो, और 4 में यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हों। तो प्रश्न है, कथन है, सभी पेन क्या है? चाक है, और सभी कुर्सियां चाक है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि निष्कर्ष कुछ कुर्सियां, कुछ पेन कुर्सियां हैं, कुछ पेन क्या है? कुर्सियां। और इसमें मध्य पद चाक आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मध्य पद चाक के आधार पर वाक्य में एक बार भी इसका वितरण नहीं हुआ है। अगला है, कुछ चाक पेन है, और इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले आधार वाक्य का क्या है? पहले आधार वाक्य का उल्टा, कन्वर्स है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? सही है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2, क्योंकि निष्कर्ष 2 निकलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी पक्षी क्या है? लंबे। कुछ लंबे मुर्गियां हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ पक्षी मुर्गियां हैं। कुछ पक्षी मुर्गियां हैं। देखिए, मध्य पद लंबे आधार वाक्य में एक बार भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये पहला निष्कर्ष सही नहीं है। और दूसरा, कुछ मुर्गियां लंबे हैं, ये जो सेकंड आधार वाक्य है उसका कन्वर्स है, तो ये निकल रहा है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? 2 होगा। इसमें भी निष्कर्ष सेकंड है, वो निकल रहा है। प्रश्न नंबर 30 है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेंसिलें पेन है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए, कुछ पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेन पेंसिलें हैं, इसका उल्टा है। और कुछ पेन पेपर हैं, इसका उल्टा है। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकल रहे हैं। निष्कर्ष ए और 2 दोनों ही निकल रहे हैं, तो कौन से में आएगा? देखिए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4। अब आगे कुछ समीकरण दिए गए हैं, विशेष प्रणाली के आधार पर है। ध्यान से देखोगे, देखिए 3, 7, 5 क्या हो रहा है इसमें? 7 को पहले लिया जा रहा है, यानी 2 नंबर को पहले लिया जा रहा है, लास्ट वाला सेम है अपनी जगह पर, और 3 नंबर वाले यानी 7 और 3 अपनी जगह परिवर्तित कर रहे हैं। इसी प्रकार 3 और 4 अपनी जगह परिवर्तित करें, 9 सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 9, 7, 1। 9, 7, 1। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि 9 जुलाई 2023 को रविवार है तो इसी साल 17 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा? देखिए, 17 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को कैलेंडर वालों को निकालना है। तो देखिए, क्योंकि माइनस में चल रहे हैं, 17 अप्रैल के बाद में अप्रैल के कितने दिन बचते हैं भाई? 30 में से 17 घटाओ, 30 दिन में से 17 घटाओ, कितने दिन बचे? 13 दिन। तो अप्रैल 13, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 9। तो यहाँ पे ओड नंबर क्या आ रहा है? 6। यहाँ पे 7 चौक 28, ओड नंबर आ रहा है 3। यहाँ पे 7 चौक 28, ओड नंबर आ रहा है 2। यहाँ पे 7 एकम 7, ओड नंबर आ रहा है 2। 2 2 4 3 7 6, क्या आ रहा है? 6।
तो 9 जुलाई को रविवार है तो -6 करेंगे और -6 करेंगे तो देई शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। आंसर क्या आएगा भाई? सोमवार। ठीक है। इससे अगला वाला प्रश्न है 33 नंबर। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर के विपरीत सतहों के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग दिया गया है। फिर इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा जाता है। बताइए इसमें कितने घन ऐसे हैं जिसकी 3 सतहें रंगीन है। आपको बताया है 3 सतह रंगीन का यदि प्रश्न आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे उत्तर क्या देना है? 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8, ऑप्शन नंबर 4। 34 और 35 में है निम्न दिशा निर्देशों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए ये एक सर्किल में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? सर्किल में बैठे हैं। ये मान लीजिए सर्किल है। आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है ई, ए और डी के निकट है। यानी जैसे मान लीजिए ई है, यहाँ है। ठीक है। किसके निकट है भाई? ए और डी के। ई किसके निकट है? ए और डी के। ठीक है। ये हो गया ई, ये हो गया ए और ये हो गया डी। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जी एफ और सी के बीच में नहीं है। जी एफ और सी के बीच में नहीं है। और उससे अगला पॉइंट कह रहा है ए के ठीक दाएं तरफ, ठीक दाएं तरफ यहाँ क्या हो गया? यहाँ कौन है? एफ है। और ये भी कह रहा है कि एफ जी और सी के बीच में नहीं है। तो जी और सी क्या होंगे? अलग होंगे। जी और सी अलग होंगे। जी एफ और सी के बीच में नहीं है। एफ और सी के बीच में जी नहीं है तो यहाँ पे बी कर देंगे भाई। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। इस प्रकार से ये बना है। अब देखिए पहला प्रश्न 34 है। निम्नलिखित में से किस में एक दूसरे के आसपास बैठे व्यक्तियों की जोड़ी नहीं है? बी है। निम्नलिखित में से किस में एक दूसरे के आसपास बैठे हुए व्यक्तियों की जोड़ी नहीं है? तो इसमें हुआ बी और ए। बी और ए दूर दूर बैठे हैं। बाकी सभी देखो जी डी पास में बैठा है, सी भी पास में बैठा है और डी ई भी क्या बैठा है? पास में बैठा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और ए। बी के निकट कौन है? बी के निकट है एफ और सी। एफ और सी। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 और 37 पर। इसमें क्या कह रहा है देखिए, अलका किससे बड़ी है? अलका, इसको ले लेते हैं शॉर्ट में ए। अलका माला से बड़ी है। अलका माला से बड़ी है। आगे क्या कह रहा है? गोपाल माला से बड़ा है। गोपाल है वो किससे बड़ा है भाई? गोपाल माला से बड़ा है। ठीक है। आगे कह रहा है लेकिन अलका से क्या है? छोटा है। कपिल है वो राम और माला से छोटा है। राम से भी छोटा है, माला से भी छोटा है। ठीक है। और माला राम से क्या है? माला राम से बड़ी है। माला राम से बड़ी है। तो इस प्रकार का ही बन गया। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है अलका। किसकी उम्र? किसकी उम्र है? वो सभी पांचों के बीच की है। तो इसमें देखिए 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, माला बीच की है तो माला। इसका सही आंसर माला। लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोरों से देखें तो ममता का स्थान 18वां है। बताइए उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां? एक आपको बताया था सूत्र, कुल एक छोर से लड़कियों का स्थान प्लस दूसरे छोर से लड़कियों का स्थान -1। तो 18 और 18 को जोड़ो, 36 - 1 35 इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर है। एक विशेष फार्मूला लगाया गया। देखिए 2 2 5 3 3 10। तो 2 2 5 यानी एक जोड़ा है 2 × 2
एक जोड़ा है, 3 गुणा 3 एक जोड़ा है, तो यहाँ पे 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। 4 गुणा 4 16 प्लस 1 17। रोनी की तुलना में टोनी की उम्र दोगुनी है। 3 साल पहले रोनी की तुलना में उसकी उम्र 3 गुना थी। मान लीजिए रोनी की उम्र क्या है, मान लीजिए रोनी की उम्र क्या है x, और टोनी की उम्र इससे क्या हो जाएगी, टोनी की उम्र दोगुनी है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 3 साल पहले की कह रहा है। 3 साल पहले रोनी की तुलना में उसकी उम्र क्या थी, 3 गुना थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 साल पहले x माइनस 3 कर लेंगे, x माइनस 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। तो ये देखिए हल कर लेंगे इसको, 3 3 9, 3x माइनस 9 बराबर 2x माइनस 3। x को इधर लाए, 3x को इधर लाए, तो ये हो गया x बराबर माइनस 9 को उधर ले गए, प्लस में होगा, प्लस 9 से माइनस 3 घटे तो 6, x बराबर 6 और x बराबर 6, तो उसकी उम्र दोगुनी है तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी 12, क्या हो जाएगी 12, और इसका सही उत्तर क्या होगा, टोनी की उम्र होगी 12 साल, टोनी की उम्र होगी 12 साल। ठीक है, इसके बाद में आगे जीके के प्रश्न दिए हुए हैं, उससे पहले 10 प्रश्न और हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, हाथी भेड़िया पशु, क्या वेन डायग्राम बनेगा इसमें, क्योंकि पशु में तो सारे ही आ जाते हैं, पशु में तो सारे ही आ जाते हैं, और हाथी और भेड़िया ये हो जाएंगे अलग अलग, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, तो ये हो जाएगा सही आंसर 2। इसी प्रकार एक है पुरुष पिता चिकित्सक, पुरुष पिता चिकित्सक, तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा भाई, देखिए इसमें डायग्राम बनेगा, ये पुरुष हो गया, ठीक है, पिता हो गया क्योंकि सभी पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे, और चिकित्सक, चिकित्सक महिला भी हो सकती हैं, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, तो उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है सेब, सोनहरे सेब और फल, तो इसमें किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, देखिए फल में तो सभी आ जाएंगे, फिर सेब आ जाएंगे, सेब में सोनहरे सेब आ जाएंगे, तो ये डायग्राम बनेगा, तो इसका आंसर होगा 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 से 46 तक है, ये आपको दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर 44 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं है। ध्यान से देखिए, शिक्षित पुरुष और शहरी नहीं है, तो शिक्षित हैं इसमें 4 11 और 5, लेकिन 5 पुरुष नहीं है, तो 4 और 11 है, और 4 शहरी है और 11 शहरी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से है, शिक्षित भी होना चाहिए और शहरी भी होना चाहिए, तो शिक्षित आपको पता है 4 11 और 5 हैं, लेकिन शहरी इनमें से कौन सा है, केवल 4 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अशिक्षित और शहरी पुरुष भी है, यानी अशिक्षित भी होना चाहिए और शहरी पुरुष भी होना चाहिए, शिक्षित नहीं होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, देखिए शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित नहीं अशिक्षित होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, तो 4 होगा नहीं, 6 और 13 7 ये सिविल सेवक हो गए, 3 और 7 पुरुष नहीं है, तो शहरी पुरुष हो गया, और अशिक्षित भी 12 नंबर, क्या हो गया 12, तो इसका सही उत्तर हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आपको दिखाई दे रहा है एक निश्चित पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इसमें, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें 8 और 6 को जोड़ा जा रहा है, 8 और 6 को जोड़ा नीचे, 8 और 6 को गुणा किया जा रहा है, 8 गुणा 6 माइनस 6 गुणा 2 12, यानी कितने आ रहे हैं 36, ठीक है 36। इसी प्रकार इसमें देखिए 8 गुणा 7 56, 5 गुणा 2 10, 56 माइनस 10 46, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 10 गुणा 7 70,
70 में से घटाएंगे 6 गुणा 4 24, 70 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 46। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 46। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। लुप्त अंक आपको बताना है। तो लुप्त अंक देखिए, इसमें 56 + 15 किया जा रहा है। 56 + 15 कितने हुए 71, और 22 + 8 30 घटाए हैं तो क्या आ गए 41। इसी प्रकार इसमें 46 और 9 जोड़े जा रहे हैं 55, और 55 में से 10 और 6 16, तो 55 में से 16 घटाए 39। तो यहाँ पे क्या आएगा 34 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 45, और 6 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। लुप्त अंक वाला एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है देखिए, इसमें 5 × 2 10, 7 × 2 14, तो 9 × 2 कितना आ जाएगा 18। और लास्ट वाले में क्या किया जा रहा है, प्रश्न नंबर 50 FIO है। देखिए इसमें एक तो तय है FIO, अल्फाबेटिकली क्रम में देखें तो F का नंबर कितना है 6, प्लस I का कितना है F + I बराबर 6 + 9 कितना हुआ 15, 15 बराबर O, सही हो रहा है। यहाँ पे A और J में कितना है, A का 1 है, J का कितना है, J का 10 है, और K का 10 1 11। तो इसी पैटर्न को यदि फॉलो करेंगे तो E का कितना है, E का 5 है, M का 13 है, तो 13 5 18। अब 18 अल्फाबेटिकली क्रम में किसका नंबर है R का, 18 किसका है R का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा R। इस प्रकार से रीजनिंग के सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं। रीजनिंग के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पे, जीके के क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न आया है गिलोन सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले गिलोन सभ्यता किस में है, राजसमंद में है। राजसमंद जिले का एक गांव है, किस नदी पर है, बनास नदी के किनारे पर स्थित है, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो सही उत्तर गिलोन सभ्यता का क्या हो गया राजसमंद। कौन सी नदी पर, बनास। कौन सी सभ्यता का केंद्र था, ताम्रयुगीन सभ्यता का। अगला प्रश्न है जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ से एक हल मिला है लकड़ी का, और इसके अलावा यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब वो क्या हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है गोरा व बादल किस राजपूत वंश से संबंधित थे। आपको पता है मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश रतन सिंह के सेनापति थे गोरा व बादल। जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो जब मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, तो उस समय सेनापति कौन होते हैं, गोरा व बादल होते हैं। तो गोरा व बादल किस राजवंश से संबंधित थे, मेवाड़ राजवंश से। अगला प्रश्न है बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में किसको पराजित करके आगरा पर अपना अधिकार किया था। पानीपत का युद्ध आपको पता है इब्राहिम मोदी वर्सेज बाबर के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य, इब्राहिम मोदी वर्सेज बाबर। और जीता कौन था इसमें, बाबर जीता था। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है। मारवाड़ का प्रताप कहा गया है चंद्रसेन को, जिसे आप भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, भूला बिसरा राजा। तो सही उत्तर क्या हो गया, राव चंद्रसेन। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी चिहा। तो इनमें गोगा जी का नाम आ रहा है, रामदेव जी का भी आ रहा है, पाबू जी का भी आ रहा है, लेकिन तेजा जी का नहीं है। तो तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या होगा, तेजा जी। अगला प्रश्न है किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो इसका सही जवाब होगा दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, और अकबर ने दादू दयाल जी के उपदेश भी वहाँ पे सुने थे।
इसके अलावा दादू दयाल जी ने सांबर में एक पर ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे उनके शिष्यों ने बाद में दादू पंथ कहना शुरू कर दिया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? दादू दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसका सही जवाब है श्री महावीर जी। करौली में पड़ता है ये, श्री महावीर जी इसका सही आंसर है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी। क्वेश्चन नंबर 59 है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला कब लगता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला जो कि सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पे लगता है और ये लगता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ठेवा कला जो कि कांच पर सोने की कलाकारी होती है किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 61 है, चोप कहाँ पहना जाता है? चोप कहाँ पहना जाता है? देखो नाक ऊपर होता है तो ऊपर जो लगमात्रा होती है चोप वो ऊपर, तो यानी नाक में, और एक और होता है चूप, वो होता है दांत में। चोप कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नाक। चितेरों की ओवरी नामक चित्रशाला की स्थापना किसने की थी? आपको पता है कि मेवाड़ का स्वर्णकाल चित्रकारी के हिसाब से किसका शासनकाल था? महाराणा जगत सिंह का। तो चित्तौरों की ओवरी नामक चित्रशाला की स्थापना महाराणा जगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध सोजत किस जिले में पड़ता है? सोजत पड़ता है पाली में। कहाँ पे पड़ता है सोजत? सोजत पड़ता है पाली में। इनमें से किस दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? देखिए वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आमेर को किया था, जैसलमेर को किया था, चित्तौड़गढ़ को भी किया था, इसके अलावा गागरोन था, जैसलमेर था, कुंभलगढ़ था, रणथंबोर था, यानी 6 दुर्गों को शामिल किया गया था इसमें जून 2013 में, लेकिन लोहागढ़ को शामिल नहीं किया गया था। तो शामिल नहीं किया गया ये पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? लोहागढ़। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? ये आभानेरी में है। कहाँ पे है? आभानेरी, हर्षद माता का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 66 है, नथमल की हवेली कहाँ पे है? जैसे कि आपको पता है जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, और नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे स्थित हैं? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ये गागरोन के दुर्ग में है। कहाँ पे स्थित है? गागरोन के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 68 है, पटेलिया, बीचियो व लालर किस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं? तो ये मेवाड़ के प्रमुख लोकगीत हैं। कौन से क्षेत्र के हैं लोकगीत ये? पटेलिया, बीचियो व लालर मेवाड़ के। नानूराम किस शैली के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं? नानूराम आपको पता है चिड़ावा झुंझुनू के रहने वाले थे। नानूराम कहाँ के रहने वाले थे? चिड़ावा झुंझुनू के, इसलिए शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर है गरासियों का। किसका है? गरासियों का। अन्य नृत्य कौन से हैं गरासियों के? गरबा हो गया, कैर हो गया, कूद हो गया, लूर हो गया, मोरिया हो गया, गौर हो गया। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा है वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही आंसर क्या होगा? गरासिया। क्वेश्चन नंबर 71, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी विजयदान देथा की रचना है। किसकी रचना है बातारी फुलवारी? विजयदान देथा की। अन्य कौन सी रचनाएं हैं? बापू के 3 हत्यारे, चौधरा इनकी चतुराई, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे पूछा है बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, तोरावाटी किस क्षेत्र की उपबोली है? तो तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी क्षेत्र, ढूंढाड़ी जो कछवा राज उसकी प्रमुख भाषा हुआ करती थी, उसकी उपबोली क्या है? तोरावाटी। सरिस्का टाइगर रिजर्व है किस जिले में स्थित है? तो इसका आपको पता ही होगा, कौन से जिले में है? अलवर में। अगला प्रश्न, वीर विनोद नामक ग्रंथ के रचयिता, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही उत्तर इसका है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, इसकी प्रमुख रचना है वीर विनोद। अगला एक प्रसिद्ध डॉक्टर है डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर फुट का जनक माना जाता है इनको। पी के सेठी को किसका जनक माना जाता है? जयपुर फुट का जनक माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत के प्रमुख शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह।
मेजर बर्टन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेजर बर्टन थे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। कहाँ के थे? कोटा के। अगला प्रश्न है वीर सतसई की रचना। वीर सतसई किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा केसरी सिंह बारहट। किसने लिखी चेतावनी राज चुंगटिया? केसरी सिंह बारहट। क्वेश्चन नंबर 80 है भूप सिंह किसका वास्तविक नाम था? तो भूप सिंह विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। किसका? विजय सिंह पथिक का। निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स किसने बताया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भगत पंथ की स्थापना किसने की? भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की? गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 1919 वर्धा में। वर्धा में 1919 में। स्वामी गोपाल दास कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही जवाब है अपना जिला चूरू। स्वामी गोपाल दास चूरू के रहने वाले थे। आजकल ये भी खबर आई है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय जो चूरू में है उसका नाम भी स्वामी गोपाल दास के नाम पे रखा गया है। प्रश्न नंबर 85 है कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? आपको पता है मत्स्य संघ में अलवर था, धौलपुर था, करौली था, भरतपुर था, लेकिन शाहपुरा नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहपुरा। राजस्थान का पहला परमवीर चक्र कौन था? तो इसका सही जवाब है मेजर पीरू सिंह। कौन था? मेजर पीरू सिंह। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा है? तो इसका सही आंसर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। सबसे प्राचीन है, हिमालय तो नहीं है। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? गुरु शिखर किस जिले में भाई? सिरोही में। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा क्या कहलाती है? सर्दियों में जो राजस्थान में वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? फसल चक्रीकरण है, पशुचारण पर नियंत्रण है, पट्टीदार कृषि है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1 नंबर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 92 है मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपको पता ही है ये कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 93 है कौन सी झील खारे पानी की है? पिछोला मीठे की है, आना सागर मीठे की है, राजसमंद मीठे की है, डीडवाना इसका सही जवाब है। डीडवाना झील क्या है? खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 94 पांचना बांध किस जगह पर स्थित है? तो पांचना बांध करौली में है। कहाँ पर है? करौली में। 5 नदियों पर है ये, इसलिए इसको पांचना बांध कहता है। मिट्टी का बांध है ये। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर। ठीक है। बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बिशलपुर परियोजना का संबंध है बनास नदी से। किससे? बनास। धोंकड़ा क्या है? मिट्टी नहीं है, अनाज नहीं है, खनिज नहीं है। क्या है धोंकड़ा? धोंकड़ा है एक वृक्ष। फुलवारी किनाल स्थित है। फुलवारी किनाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सही जवाब क्या है इसका? उदयपुर। कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं रबी की है, चना रबी का है, जौ रबी का है, चावल रबी का नहीं है। थार पारकर नस्ल है, भैंस की नहीं है, भेड़ की नहीं है, बकरी की नहीं है, किसकी है? गाय की। और लास्ट प्रश्न है मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा बाड़मेर जिले में। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। इस प्रकार आज हमने इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के अंतर्गत पहले भाग को देखा है और इसमें 100 प्रश्नों को हमने शामिल किया। कल शेष रहे 100 प्रश्नों का हल करवाया जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।